नमस्ते। इतिहास की किताबों ने अक्सर हमें यही बताया है कि 16वीं सदी के भारत की सारी दौलत, सारी ताकत बस मुगलों के ही पास थी, है ना? लेकिन आज हम इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम रानी दुर्गावती और गोंडवाना साम्राज्य की एक ऐसी महागाथा में उतरने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक महारानी ने अपने दम पर एक ऐसा स्वर्णयुग खड़ा किया जिसकी मिसाल इतिहास में मिलना मुश्किल है। शुरुआत करते हैं मध्य भारत के उन घने जंगलों और पहाड़ों से। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जहां आम बाजारों में रोजमर्रा का लेन देन भी पूरी तरह से सोने के सिक्कों में हो रहा है। जी हां, सिर्फ सोने के सिक्के। ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आर्थिक केंद्र था जो उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों को सीधी टक्कर दे रहा था। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। जरा इस नंबर 1000 पर गौर कीजिए। गोंडवाना में कूटनीतिक समझौते सिर्फ कागजों पर दस्तखत करके नहीं होते थे, बल्कि युद्ध के हाथियों के लेन देन से तय होते थे। 2 लाख घुड़सवार और 1000 विशाल का युद्ध हाथी, ये इस साम्राज्य की बेतहाशा ताकत का जीता जागता सबूत है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इस महाशक्ति को कोई सफेद बालों वाला अनुभवी राजा नहीं चला रहा था, बल्कि महज 25 साल की एक युवा रानी इसकी कमान संभाल रही थी। खंड 1, एक महान योद्धा रानी का उदय। देखिए, रानी दुर्गावती महलों में बैठकर सिर्फ साजो श्रृंगार करने वाली कोई आम राजकुमारी बिल्कुल नहीं थीं। बचपन से ही वो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थीं। खासकर तीरंदाजी में तो उनका निशाना ऐसा था कि कभी चूकता ही नहीं था। और उनका यही कड़ा शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य की ढाल बनने वाला था। अगर उनके सफर पर नजर डालें तो 1524 में महोबा के ऐतिहासिक चंदेल राजवंश में उनका जन्म हुआ। फिर 1542 में उनका विवाह गोंड साम्राज्य के दलपत शाह से हुआ। और 1550 आते आते हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें सीधे राजगद्दी संभालनी पड़ी। ये सब इतनी तेजी से हुआ ना, जिसने उन्हें रातों रात चारों तरफ दुश्मनों से घिरे एक विशाल साम्राज्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया। अब ये जो 1542 का विवाह था, ये कोई आम रिश्ता नहीं था। इसे आप आज के दौर के किसी बहुत बड़े व्यापारिक महागठबंधन की तरह देख सकते हैं। एक तरफ महोबा के चंदेल राजपूतों की सदियों पुरानी ऐतिहासिक विरासत, और दूसरी तरफ गोंडवाना के राजगोंडों के अपार प्राकृतिक संसाधन और बेजोड़ सैन्य बल। इन दोनों के मिलने से ना मध्य भारत का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल गया। वैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में यहाँ एक दिलचस्प पेंच भी है। गोंड रिकॉर्ड्स और मुगलों के अकबरनामा में दलपत शाह के वंश को लेकर अलग अलग दावे मिलते हैं। कुछ स्रोत बताते हैं कि गोंड राजा संग्राम शाह निस्संतान थे, इसलिए उन्होंने एक राजपूत बच्चे को गोद लिया था। खैर, यहां हमारा मकसद किसी एक दावे की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि इसे गोद लेने की राजनीतिक प्रथा का एक शानदार उदाहरण मान सकते हैं, जिसका असली मकसद रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत करना था। खंड 2, एक अभेद्य साम्राज्य का निर्माण। 1550 में दलपत शाह की अचानक मौत हो जाती है। उनका बेटा सिर्फ 3 साल का है और मालवा जैसे पड़ोसी राज्य गिद्धों की तरह हमले की ताक में बैठे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में उस 25 वर्षीय रानी ने अपनी सामरिक सूझबूझ का जो परिचय दिया ना, वो सच में अकल्पनीय था। सत्ता में आते ही उनका सबसे पहला शानदार कदम देखिए। उन्होंने तुरंत राजधानी को मैदानी इलाके के कमजोर सिंघोरगढ़ से हटाया और सतपुड़ा के दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे चौरागढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया। इसी सटीक भौगोलिक ऊंचाई का फायदा उठाकर उन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार बुरी तरह खदेड़ा। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, रानी दुर्गावती ये अच्छी तरह जानती थीं कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि खजाने से जीते जाते हैं। उनका पूरा आर्थिक ढांचा बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता था। उन्होंने 52 विशाल तालाब बनवाए। इससे सिंचाई बढ़ी, जंगलों में भी खेती होने लगी और राज्य का राजस्व आसमान छूने लगा। इसी मजबूत राजस्व की बदौलत उन 1000 हाथियों का चारा और 2 लाख सैनिकों का वेतन बिना किसी रुकावट के दिया जाता था। है ना कमाल की दूरदृष्टि? और सेना को आधुनिक बनाने में उन्होंने एक और जबरदस्त कदम उठाया, नारी वाहिनी। अपनी सबसे भरोसेमंद सहायिका रामचेरी के नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं की एक पूरी सैन्य टुकड़ी ही खड़ी कर दी। इतने बड़े वन क्षेत्र को बचाने के लिए महिलाओं को हथियारबंद करना सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं था, बल्कि राज्य को सुरक्षित रखने का एक बेहद व्यवहारिक और रणनीतिक फैसला था। खंड 3, मुगलों के साथ टकराव। अब कहानी में असली तनाव शुरू होता है।
1562 तक मुगलों ने मालवा के बाज बहादुर को हरा दिया था और अब गोंडवाना की सीमाएं सीधे अकबर के विशाल साम्राज्य से टकरा रही थीं। मुगलों की आक्रामक विस्तारवादी नीति और गोंडवाना की बेहिसाब दौलत, इन दोनों के बीच 1564 में एक भयंकर युद्ध होना तो जैसे तय ही था। अगर इस लड़ाई को आसान भाषा में समझें तो ये एक भारी भरकम बख्तरबंद टैंक और एक फुर्तीली हल्की गाड़ी की टक्कर जैसी थी। मुगल सेनापति आसफ खान सिर से पैर तक लोहे के भारी कवच से लैस घुड़सवारों के साथ आया था। दूसरी तरफ रानी की सेना थी, जिनके पास वो भारी कवच नहीं था। लेकिन विंध्य और सतपुड़ा के इस कीचड़ भरे उबड़ खाबड़ इलाके में मुगलों का वही भारी लोहा उनकी गति को धीमा कर रहा था, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और इसी गति का फायदा उठाकर रानी दुर्गावती ने जोरदार पलटवार किया। सीधे पीछे हटने के बजाय उन्होंने अपनी हल्की लेकिन तेज रफ्तार सेना का इस्तेमाल करते हुए मुगलों के ठीक मध्य भाग पर धावा बोल दिया। पहले ही दिन सिर्फ अपने भौगोलिक ज्ञान और बेहतरीन रणनीति के दम पर उन्होंने मुगलों के 3000 से ज्यादा सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से गोंडवाना की ये शानदार जीत लंबे समय तक नहीं टिक पाई। खंड 4, सर्वोच्च बलिदान। अब हम 24 जून 1564 के उस दुखद और गंभीर दिन पर आते हैं, जिसे आज बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। युद्ध के दूसरे दिन का विचार था कि लड़ते लड़ते पीछे हटना है, लेकिन तभी नरई नाले में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। पीछे हटने का वो इकलौता रास्ता भी पूरी तरह से कट गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने भी मुगलों का ही साथ दे दिया हो। सामने 50,000 की विशाल मुगल सेना और पीछे उफनती नदी। बीच में गोंडवाना के सिर्फ 5,000 सैनिक फंस गए थे। मुगलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध के मैदान में रानी लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गई। एक तीर उनकी गर्दन में लगा और दूसरा आंख में। उनका महावत भी मारा जा चुका था। रानी को एहसास हो गया था कि अब वो मुगलों के हाथों जिंदा पकड़ी जा सकती हैं। उस अमानवीय दौर में अपने सम्मान, अपनी गरिमा और खुद पर अपनी मर्जी कायम रखने के लिए मुगलों के हाथ लगने से ठीक पहले रानी ने अपनी ही कटार सीने में उतार ली और वीर गति को चुना। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के बाद जो हुआ वो इतिहास का एक और दहला देने वाला पन्ना है। चौरागढ़ किले का पतन हो गया। उनके घायल बेटे वीर नारायण अंत तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जब किले के अंदर मौजूद महिलाओं को ये खबर मिली तो मुगलों की कैद से बचने के लिए लगभग 5,000 महिलाओं ने जौहर कर लिया। उन्होंने अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। और इसके बाद मुगलों ने गोंडवाना को जिस बेदर्दी से लूटा ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आसफ खान के हाथ 100 घड़े भरकर सोने की अशरफियां, सैकड़ों किलो सोना, 200 युद्ध के हाथी और 2 राजकुमारियां लगीं, जिन्हें बंदी बना लिया गया। ये अथाह लोट इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है कि रानी दुर्गावती का गोंडवाना साम्राज्य असल में कितना ज्यादा समृद्ध था। खंड 5, एक ब्रह्मांडीय विरासत। देखिए, 1564 में युद्ध भले ही खत्म हो गया हो और गोंडवाना की सत्ता छिन गई हो, लेकिन रानी दुर्गावती की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आइए देखते हैं कि कैसे वो आज के आधुनिक युग में भी हमारे बीच एक अमर प्रेरणा बनकर मौजूद हैं। आज उनका नाम आधुनिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम उनके सम्मान में रखा गया। 1988 में उन पर एक विशेष डाक टिकट जारी हुआ और 2018 में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने एक दमदार गश्ती जहाज का नाम ICGS रानी दुर्गावती रखा, जो आज भी हमारे देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहा है। और चलते चलते जबलपुर के पास नरई नाला में बने उनके समाधि स्थल की एक सबसे रहस्यमयी बात आपको बताता हूं। वहां आपको किसी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। इसके बजाय वहां एक आधा चांद यानी एक अर्धचंद्राकार प्रतीक बना है, जिस पर 750 लिखा है, और गोंड आदिवासी पूरे विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं। तो सवाल यह है कि ये रहस्यमयी 750 लिखा आधा चांद गोंड आदिवासियों की प्राचीन ब्रह्मांडीय मान्यताओं में आखिर क्या मायने रखता है? कैसे एक राजपूत खानदान में जन्मी रानी हमेशा के लिए उस मिट्टी की आदिम परंपराओं में रच बस गई? जो कहानी सोने के सिक्कों और हाथियों के व्यापार से शुरू हुई थी, वो अंत में इसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य पर आकर ठहर जाती है। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।